व्हाट्सअप गाइस, भाई धुरंधर मूवी द रिवेंज, उसके ऊपर एक बहुत ही कमाल की वीडियो आई है, करेंगे साथ में एंजॉय। और टाइटल है हाउ धुरंधर द रिवेंज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इमेज। भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपने मूवी देखी तो आपको कैसी लगी जरूर बताना। करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। तो यार आपको तो पता ही था कि इस फिल्म के लिए मैं कितना हाइप था। फर्स्ट डे इसको देखने के लिए गया, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। मूवी शुरू होती है एक और आइकॉनिक गीता कोट से, और जो लोगों ने धुरंधर 1 एंजॉय की, जो होप कर रहे थे कि इस फिल्म में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा ड्रामा और इस स्टोरी का एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन होगा, वो सब हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट इस मूवी की हाइप इतनी है कि दूसरे स्टूडियोज इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उनको पोस्ट डालने पड़ रहे हैं इस फिल्म के रिलीज डेट। इनफैक्ट आदित्य धार ने फिर से स्पेशल फोर्सेस को बुला लिया है ये मेक श्योर करने के लिए कि धुरंधर पार्ट 2 1500 करोड़ तक पहुंच जाए। पब्लिक का रिएक्शन क्रेजी आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगता है भाई मूवी में ये अच्छा लगा कि सरदारों के बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसा भाई, पैसा तो मुझे ऐसा लग रहा है कम पैसे दिए मैंने, मूवी ज्यादा अच्छी थी। आज के रणवीर सिंह को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी मूवी बनाए धुरंधर को। भाई बढ़िया मूवी है, एक नंबर क्या थ्रिलर मूवी है भाई। रणवीर सिंह अनबिलीवेबल, कुछ एक्टिंग ही नहीं है, मतलब कमबैक हो गया भाई का फाइनली, आराम से। बहुत वन साइडेड खा गया, वन साइडेड। अमेजिंग एक्टिंग, जो सीन्स डेप्थ वाले जरूरी थे उसमें डेप्थ इमोशन दिखाए गए हैं। मूवी के बाद पूरा सिनेरियो आंटी जी ने एक लाइन में बता दिया। वो इंडियन है, इट्स पेट्रियोटिज्म। इंडियन को ये मूवी बहुत 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 अच्छी लगेगी, जो ट्रेटर्स हैं उनको भी अच्छी लगेगी। ओपनिंग भी बहुत मैसिव रही है। तो आइए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। क्या मुझे अच्छा लगा, क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए, किनकी परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी, और क्यों पाकिस्तान की पीआर इस मूवी सीरीज ने इस तरह से बर्बाद की है भारत में। हाँ, भगवान करे कभी भी फिक्स रहा। श्याम शर्मा शो। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर तो देखिए, अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 को एंजॉय किया तो ऑब्वियस है कि धुरंधर द रिवेंज से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होंगी, और ये मूवी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में बाय एंड लार्ज काफी सक्सीड करती है। ना सिर्फ ये एक वर्दी सक्सेसर है धुरंधर पार्ट 1 की, बल्कि एक बहुत सैटिस्फाइंग कंक्लूजन भी है स्टोरी का। और एक देखिए, इस मूवी सीरीज की जो यूएसपी है वो है इस फिल्म का म्यूजिक। धुरंधर पार्ट 1 का जो म्यूजिक था, वो एल्बम इतना बड़ा बैंगर था कि उसके सारे गाने सुपर हिट हो गए, और सेम पोटेंशियल मुझे लगता है धुरंधर द रिवेंज में भी है। शाश्वत सचदेव ऑनेस्टली वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है यार। फिर से इसने ओरिजिनल म्यूजिक और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमिक्सेस यूज किए हैं इस फिल्म को और स्पाइस देने के लिए, और सारे जो सीन्स है उसके साथ ये जो म्यूजिक है बहुत परफेक्टली सिंक होता है। और इस मूवी में वो सारी चीजें हैं जो आप एक सीक्वल से एक्सपेक्ट करते हैं। इस फिल्म का एक्शन बिगर है और पहले फिल्म के कंपैरिजन में और भी ब्रूटल है, इफ यू कैन बिलीव इट। और अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो इस पूरी फिल्म फ्रेंचाइज में रणवीर सिंह के बारे में तो हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इन 2 मूवीज के बाद रणवीर सिंह आई वुड से अपनी जनरेशन के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक एस्टैब्लिश हो चुके हैं। वो लेजेंड ऑफ द गेम बनकर रिटायर होने वाले भाई। वो सिर्फ अपनी जनरेशन के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर्स ही नहीं है, बल्कि इस मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग रेंज दिखाई है वो जेन्युइनली खतरनाक भाई साहब, एक नंबर बेंचमार्क बन गई है, जिससे आगे चलकर इस जनरेशन के बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग को कंपेयर किया जाएगा। और अगर इनक्रेडिबल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात चल ही रही है तो हमको राकेश बेदी की भी बात करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हो कि राकेश बेदी, जिन्होंने धुरंधर पार्ट 1 में जमाली साहब का रोल प्ले किया था, वो धुरंधर द रिवेंज के बेसिकली अक्षय खन्ना है। हर एक सीन को ये पूरी तरह से स्टील कर लेते हैं। दोनों मूवीज में उन्होंने सच में इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मूवी में वो बेसिकली इकलौते कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, और उस रोल में तो वो फैंटास्टिक है ही, लेकिन जब कुछ सीन्स में उनको सीरियस या इमोशनल होना पड़ता था तो उन सीन्स में भी पूरी तरह से रणवीर सिंह को टक्कर दे रही है। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की है। गौरव गेरा अगेन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अर्जुन रामपाल का जो मेजर इकबाल का रोल है, विलन है, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलेंस अब एस्टैब्लिश हो गया। मैं सच में सरप्राइज था कि डायरेक्टर आदित्य धार ने मेजर इकबाल के कैरेक्टर को कितनी डीप लेयर्स दी हैं। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेजर इकबाल को भी एक लेयर्ड कैरेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आई बिलीव कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी बन जाता है, इसके बावजूद कि वो क्लियरली एक विलन है और क्लियरली एक रिलीजियस जेलट है। और अगर हम एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो यार हमको कास्टिंग की बात करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली ओवरऑल फिल्म की कास्टिंग इतनी जबरदस्त है। इनफैक्ट इस फिल्म में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग कैमियोस हैं जिनकी कास्टिंग तो यार मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिरर इमेज लाके सामने खड़ी कर दी है। यहाँ मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर में जाके जिस तरह मैंने एंजॉय किया उस तरह मैं भी एंजॉय करें, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी कास्टिंग टीम को इस कमाल के कास्टिंग प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा सलूट तो बनता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। ये पार्ट्स जो हैं ये बताते हैं कि क्यों ये जो धुरंधर 1 और 2 है ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फिल्म सीरीज बनने जा रही है। पहली बात, फिल्म की आइडियोलॉजी। फिल्म की आइडियोलॉजी आपको पहले शॉट से पता चल जाती है, जो कि फिर से एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू होती है। और ये फिल्म अपनी आइडियोलॉजी को शान से अपने छाती पर रखती है। और ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह का अनाउंसमेंट है? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही न रहे। हाँ, है इस फिल्म की अपनी आइडियोलॉजी। आज तक भारत में जो भी फिल्म प्रोड्यूस हुई है उसकी अपनी पॉलिटिक्स और उसका अपना एजेंडा होता है। यूपी एरा में पिछले 10 सालों में और उसके पहले भी हमें कई प्रोपेगेंडा मूवीज की घुट्टी पिलाई गई है। लोग कह रहे हैं कि गीता के श्लोक क्यों डाले गए हैं फिल्म में, तो गीता के श्लोक गलत है, लेकिन ये ठीक है। मेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है।
पॉइंट टू बी और नोटेड। ये भी ठीक है। तो बॉलीवुड इस्लाम की ट्रीटमेंट इस तरह से करती है, जबकि हिंदुइज्म की ट्रीटमेंट देखिए। किस तरीके से मैम? बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडीज में भी आप बिलीव नहीं करेंगे इस तरह का प्रोपेगेंडा डाला जाता था। ये दिखाएगा ना। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। हमने बॉलीवुड में मैं हूं ना और शौर्या जैसी मूवीज देखी हैं, जहां पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा दिखाया गया है, बड़े दिल वाला दिखाया गया है, लेकिन हमारे उन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को विलन बना दिया गया है जो पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक से इंडियंस को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिर आती है माय नेम इज खान, न्यूयॉर्क और कुर्बान जैसी मूवियां। ये मूवी 26/11 अटैक्स के कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद आई थी, और इनका मेन काम था उस इस्लामिस्ट टेरर को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करना, जिसने कुछ समय पहले ही मुंबई में 150 लोगों की जान ली थी। इन तीनों मूवीज ने उल्टा आतंकवाद के लिए इंडियन विक्टिम्स को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिस्ट आतंकवाद पर जायज सवाल उठाए थे, लेजिटिमेट सवाल उठाए थे। रंग दे बसंती को हम कैसे भूल सकते हैं? ओपनली एक कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म थी वो। इस फिल्म में जो एक इकलौता प्राउडली हिंदू कैरेक्टर है, उसको सीधा एक अनपढ़ गुंडे जैसा पोर्ट्रे किया गया, और भले ही ये कैरेक्टर एंड में जाकर एक तरह से प्रोटैगनिस्ट बन जाता है, लेकिन उसका रिडेम्पशन तभी होता है जब वो अपने बिलीफ्स को पूरी तरह से छोड़ देता है और हमारे दूसरे हीरोज के कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट कॉज के साथ जुड़ जाता है। चक दे इंडिया को भी अगर आप देखें तो उसमें भी एक फेक विक्टिमहुड नैरेटिव क्रिएट किया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल कोच था वो हिंदू था, लेकिन फिल्म में उसको मुस्लिम बना दिया गया था। ये नहीं पता था मुझे, जबरदस्ती की बना दी। हमें पीके जैसी फिल्में दिखाई गई हैं जो हमारे यूट्यूबर्स की तरह न्यूट्रल होने का नाटक करते हैं, लेकिन 90% उसका जो क्रिटिसिज्म था फिल्म का, वो हिंदुइज्म की तरफ था। वो ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था। अब बजरंगी भाईजान को देख ले, जिसमें सलमान खान जो है वो भगवान राम की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी प्रार्थना का जवाब तभी मिलता है जब वो फाइनली दरगाह में जाके प्रार्थना करता है। और ये मैनकाइंड के खिलाफ अट्रॉसिटी हम कैसे भूल सकते हैं? इस तरह के सीन है जो पाकिस्तान जैसे फेल्ड आतंकवादी स्टेट को भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करते हैं और बराबर का मानते हैं, लेकिन इन सारी मूवीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई अनबायस्ड गिफ्ट हो। तो ये सारी मूवीज ठीक है, इनमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन जब आदित्य धार पाकिस्तान की असलियत एक्सपोज करता है पूरी दुनिया के सामने, तो वो अचानक से प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। और ऑनेस्टली ये जो भगवद गीता को अटैक किया जा रहा है ना, कि भगवद गीता के श्लोक क्यों डाल दिए, ये सही मायने में जो एक एवरेज इंडियन लेफ्टिस्ट होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी का बिल्कुल एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। इनके हिसाब से हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को सिर्फ खुद को कोसने के लिए यूज किया जाना चाहिए, जैसे नोलन ने ओपनहाइमर में किया था कि ओपनहाइमर खुद को कोसने के लिए हिंदू श्लोकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब आदित्य धार इसे अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए इंस्पिरेशन की तरह यूज करता है, जो सही मायने में भगवद गीता का असली एसेंस है, तब हमारे देश में बुद्धिजीवियों का, आंदोलन जीवियों का और कॉन्स्टिट्यूशन जिया जले जान जले होने लगता है। और यही स्पाइनलेस पॉलिटिक्स, इंडियन लिबरलिज्म आदित्य धार ने सच में गीता की टीचिंग्स को सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। गीता आपको अपने अंदर के वॉरियर नेचर को अपनाने को कहती है, लेकिन इंडियन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इस हिंदू वॉरियर नेचर का पूरी तरह से नाश करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्राउड और एक कॉन्फिडेंट हिंदू सिविलाइजेशन मतलब इंडियन लिबरल आइडियोलॉजी की मौत। और देखिए, जैसा मैंने कहा, हर एक मूवी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। आज लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है धुरंधर से, क्योंकि फाइनली नॉन लेफ्टिस्टों ने लेफ्टिस्टों से बेहतर मूवी बनाना सीख लिया है। उन्होंने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का जो आर्ट है वो मास्टर कर लिया है, और वो आपसे भी बढ़िया फिल्में बना रहे हैं और आपके ही गेम में आपको हरा रहे हैं। और एक और अनडिनाइबल फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप सब समझें, ये बात आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली बैठनी चाहिए। अगर बीजेपी नहीं होती पावर में तो धुरंधर नहीं बनती, लिख के ले लीजिए। एक फेमस कोट है, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर, यानी पॉलिटिक्स कल्चर से निकलता है। लेकिन इंडिया में एक दूसरा रूल अप्लाई होता है, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कल्चर पॉलिटिक्स से निकल कर आता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस देती है। अगर आप कांग्रेस का एरा देखें तो हमें प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रो इस्लाम आर्ट को बढ़ते हुए देखा। मैंने ऑलरेडी ऐसी मूवीज का एग्जांपल दिया है जो आउट ऑफ द वे जाकर इस्लामिक रेडिकलिज्म को डिफेंड करती हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को ही आतंकवादी पैदा करने के लिए ब्लेम करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस इन्हीं चीजों में विश्वास करती थी। उनका मानना था कि राम मंदिर हिंदुओं को वापस नहीं मिलना चाहिए। वो मानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में रीइंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता था कि हिंदू लॉज को रिफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इस्लामिक लॉज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहते थे कि हिंदूज अपने कल्चर को लेकर हमेशा शर्मिंदा फील करें, ताकि वो डिमोरलाइज रहे और डिवाइडेड रहे। इस तरह वो कभी भी यूनाइट होकर कांग्रेस को पावर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और वो चाहते थे कि मीडिया और आर्टिस्ट जनता के दिमाग में यही बातें डालती रहे ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए हमें उस तरह की फिल्में मिलती थी। पिछले 10 सालों से 11 सालों से बीजेपी पावर में है। बीजेपी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग इंडिया में मानती है। उनका मानना है कि इंडिया एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उरी, तान्हाजी, आरआरआर और अब धुरंधर जैसी मूवीज के लिए इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इनमें से एक भी मूवी नहीं बन पाती। बॉटम लाइन यह है कि यही इन दोनों पार्टीज के बीच का असली फर्क है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी भारत के लिए कांग्रेस से 100 गुना बेहतर है। आप इसके लिए मुझे बीजेपी फैन बॉय बोल लीजिए, आप इसके लिए आदित्य धार को बीजेपी फैन बॉय बोल लीजिए, लेकिन इससे फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपनी रूट्स में प्राउड फील करे, शर्मिंदा नहीं फील करे। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपने दुश्मनों के आगे स्ट्रांगली खड़ा हो।
कमजोर ना बने। एक यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी ना सिर्फ भारत के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए भी अच्छी है, और एक डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी भारत के लिए खराब है लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी है। यही दोनों पार्टीज के बीच का सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। और फाइनली एक समय पे एक बहुत बड़े अनबायस्ड यूट्यूबर जिनका कोई बायस नहीं है, उन्होंने ये कहा था, उस करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अब बना तो ली बे, अब क्यों रो रहा है, चुप हो जा। और इसीलिए इस फिल्म में हमारा जो हीरो है जसकीरत सिंह रंगी, उसका ये आइकॉनिक लुक रिवील होता है जो डायरेक्टली भगवत गीता के वर्सेस को सिंबलाइज करता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। और देखिए इस फिल्म से कुछ लोगों की जल रही है, लेकिन गेम ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस गेम, क्योंकि जो बड़े बड़े साउथ स्टार्स हैं जो पिछले कुछ सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, जो अपनी स्टारडम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और वायरस स्पाई यूनिवर्स की तरह इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, वो सामने से आके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस फिल्म को, चाहे अल्लू अर्जुन हो, चाहे विजय देवरकोंडा हो, चाहे एनटीआर जूनियर हो। इस ट्वीट को बेसिकली आप एनटीआर जूनियर का वायरएफ के स्पाई से रेजिग्नेशन लेटर ही समझ लीजिए। महेश बाबू ने भी धुरंधर की तारीफ की है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था इस फिल्म का। और इस फिल्म का दूसरा बड़ा फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों ये फिल्म इतनी स्पेशल है, कि इस फिल्म का एक और मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि इस सीरीज ने यंग इंडियंस की नजरों में पाकिस्तान की रेपुटेशन पूरी तरह से तबाह कर दी है। मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा भी इस फ्रेंचाइज के डाई हार्ड फैंस बन चुके हैं। हर जगह, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इस फिल्म के फैन एडिट्स बन के आपको दिखते रहेंगे। ये बिना किसी डाउट के इंडिया की अब तक की सबसे सक्सेसफुल स्पाई मूवी है। पार्ट 1 एक ह्यूमंगस हिट थी और इट्स पॉसिबल कि पार्ट 2 इससे भी बड़ी हिट बन जाए। और जैसे मैंने पहले कहा था, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं कि भाई हमको कोई तुम्हारे से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चाहिए, तुम जाओ भाड़ में, और जो एक्शंस लिए हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, उसकी वजह से इंडियन जनता के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक डीप ऑपोजिशन ऑलरेडी बैठ चुका है। और अब धुरंधर जैसा मास्टरफुल आर्ट निकल कर आ रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग आर्ट निकल कर आ रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान और खास करके वहां की जो आतंकवादी रिजीम है उसका असली चेहरा पूरी तरह से इंडियंस के सामने एक्सपोज हो चुका है। अगर आप देखें कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना सराह रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस पाकिस्तान के सच्चे रूप को जान गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमन की आशा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती या भाईचारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और वहां की रिजीम की जिंदा रहने की अकेली वजह इंडिया और इंडियन सिविलाइजेशन से नफरत करना है। फाइनली ये अगली सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है। अगर आप नोटिस करें कि आजकल की यंग जनरेशन के इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. तो क्लियर हो जाता है कि उन्हें भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। इंडिया के यंग लोग इस आतंकवादी रिजीम के साथ अमन की आशा के मूड में अब नहीं रहे, जितना पुरानी जनरेशन पागल रहती थी। और इस वजह से मैं धुरंधर फ्रेंचाइज और आदित्य धार का हमेशा थैंकफुल रहूंगा और मैं उनका बनाया हुआ कोई भी प्रोजेक्ट देखने जाऊंगा। और इसका एक और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये रही है कि उन्होंने एक तरफ से वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का भी गेम बजा दिया। ऑनेस्टली धुरंधर सीरीज के बाद वायरएफ की स्पाई स्लॉप मूवीज देखना वैसा ही लगेगा जैसे सेविंग प्राइवेट रायन के बाद शिनचैन देखना जाके। यही वजह है कि बॉलीवुड के दूसरे स्टूडियोज क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इस मूवी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस बात के भी मिलते हैं कि इसने खालिस्तानी मूवमेंट को और वो कैसे पंजाब के यूथ को ड्रग्स और गैंग वेलफेयर से पॉइजन करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी एक्सपोज किया है। और इस मूवी में जो यार डिटेलिंग है उसको स्पेशल शाउट आउट में देना चाहता हूं। भले ही इवेंट्स फिक्शनाइज किए गए हैं टू एन एक्सटेंट, लेकिन जिन चीजों पर ये बेस्ड है वो बिल्कुल सच है। मूवी में हमजा जिन लोगों को भी टारगेट करता है वो सब रियल लोग हैं। मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे टारगेट्स भी हैं जो एक तरह से एक सरप्राइज है, तो वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन मूवी के इवेंट्स क्रिएट करने में जिस लेवल की रिसर्च की गई है वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। टेरर फाइनेंसिंग किस तरह से काम करती है, पाकिस्तान ब्लैक मनी फनल करके किस तरह से नेपाल और इंडिया में प्रॉक्सीज के थ्रू पैसा भेजता है, और डीमोनेटाइजेशन ने टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने में क्या रोल प्ले किया, ये सारी डिटेल्स एकदम ब्रिलियंटली रिसर्च की गई है। बलोच लोगों को किस तरह से परेशान किया गया है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स कई लोगों ये सब दिख नहीं रहा ना, कई लोग की एथनिक टेंशंस है, ये सब बहुत डीपली रिसर्च करके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट की गई है। हर एक डिटेल को मेटिकुलसली प्लान किया गया है। तो मेरी तरफ से देखिए इस मूवी को मिलता है एक सेक्युलर A+। ये इस धुरंधर सागा का एक फैंटास्टिक कंक्लूजन है। आदित्य धार और रणवीर सिंह ने पूरी तरह से टोटली देव नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। आई होप कि ये मूवी आदित्य धार और रणवीर सिंह को बहुत बहुत अमीर बनाए और आदित्य धार जितने पैसे लगाना चाहे उतने पैसे लगा के अपना अगला प्रोजेक्ट बनाए। उसके साथ साथ तो आप जाइए इस फिल्म को देखिए और इस फिल्म को इंडिया की पहली 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनाइए जाकर। और अगर आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड भाई, देखो जो मूवी आती है उसके लिए हम भी कहते हैं कि भाई देखो देख के आएंगे या कुछ, लेकिन ये मूवी थी जिसके बारे में हम बहुत पहले से कहते हैं कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरी कोशिश रहेगी हम 18th को ही देख के आए, कोई स्पॉइलर ना दे दे, कोई मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि यार ठीक थी मूवी, आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता ये, आपके अंदर ये फील रहेगी कैसी भी 4 घंटे में लोग वो जाते हैं यार इतनी लंबी मूवी की बात नहीं करोगे आप, मूवी के साथ साथ जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करोगे, आप समझोगे उनके पीछे कि क्या माइंडसेट रहा होगा, गवर्नमेंट का क्या रहा होगा, किस तरीके से हमारे स्पाइस हर एक चीज काम करते। बहुत चीजें होती हैं जो खुल के बोली नहीं जाती हैं, लेकिन जब आप मूवी देखोगे यू विल फील प्राउड। आपको ये भी समझ आएगा कि भाई किस तरीके से हम
और भी आगे अब बढ़ क्योंकि रहे अभी तक हैं। हमने ना ऐसे देखा है ना कि एक स्पाई है, सब कुछ है, भाई 20-20 लोगों को मार रहा है वो अकेला है ना, करे जा रहा है वो चीज़। एकदम बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है अब सिनेमा चेंज होगा हाँ। और बहुत फर्क पड़ेगा इसके बाद। एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग दिखा देते हैं कि वो ऐसे गया, कोई अपने- ड्रामेटाइज नहीं करा, अपनी बहुत फैमिली ज्यादा। के साथ आराम से रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि भाई बिल्कुल एकदम। अब मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। इसके अंदर हाँ। मुझे मेरे से अगर पूछोगे तो कोई आप ये नहीं कह सकते भाई ये बेटर हो सकता है या ये नहीं। आपको पीक सेटिस्फेक्शन मिली है कि जो आपने पहले पार्ट के बाद आपने सोचा था भाई इसके कि बाद होना चाहिए, ऐसे, कुछ हाँ, भी हाँ। जिस मोड़ पर उसने छोड़ा था ना, आपको पूरा कंक्लूड करके मूवी देगी, घर आपको संतुष्टि के साथ भेजेगी। वो कहता है ना कि ओवरऑल पैकेज हाँ। विल सेटिस्फाई यू। हाँ। आपने पॉइंट भी शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।